बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा डेमो लेक्चर है DSM 5 TR के कोर्स का। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इट अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स जो कि मैं मेंशन करूंगा। अभी मैं मेंशन करूंगा, अभी मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the DSM 5 TR, we have a few disorders. Neurodevelopmental disorders जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? ऑटिज्म आता है, ADHD आता है, ETC वो सारे हम डिस्कस करेंगे। एंड देन स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। इसमें जितने भी स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, हम लोग उसको किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं, उसके डिफरेंट सिम्टम्स, कोमॉर्बिडिटी कौन से और डिसऑर्डर उसके साथ हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शंस। उसके अलावा हम लोग पैराफिलिक डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एडिक्शन डिसऑर्डर्स। तो substance related and addiction disorders. We will discuss other disorders as well in this course, but main focus जो है in disorders पे होगा. Now, if we go towards the schizophrenia spectrum disorders, um, these these in disorders ये हम आज के डेमो क्लास में डिस्कस करेंगे. These include schizophrenia and other psychotic disorders. Um, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो प्रेजेंस है हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन की, जो कि किसी भी डिसऑर्डर, इसमें से जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें होनी चाहिए। डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। हो सकता है कि सिर्फ डिल्यूजन्स हो और हेलुसिनेशंस ना हो, और ये भी हो सकता है सिर्फ हेलुसिनेशंस हो और डिल्यूजन्स ना हो। बट इट ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होनी चाहिए, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर होना चाहिए और नेगेटिव सिम्टम्स होने चाहिए। अब इसके हम फर्स्ट डिसऑर्डर को अगर डिस्कस करें, दैट इज द डिल्यूजनल डिसऑर्डर। डिल्यूजनल डिसऑर्डर बाय नेम रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट आर द डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स क्या हैं पेशेंट में। फ्रॉम दैट वी हैव द डिल्यूजनल डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट में सिर्फ डिल्यूजन्स होती हैं। तो इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जब हम देखें तो प्रेजेंस है इसमें डिल्यूजन्स की 1 मंथ के लिए और या इससे ज़्यादा। मिनिमम 1 मंथ का होना चाहिए डिल्यूजनल का एपिसोड्स, डिल्यूजन्स की प्रेजेंस, और या उससे ज़्यादा लंबी। बट क्राइटेरिया ये जो है स्किज़ोफ्रेनिया का वो कभी भी मेट नहीं करना चाहिए इसके साथ। मतलब ये है कि सिर्फ जो डिल्यूजन्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए फ्रॉम 1 मंथ और 1 मंथ से ज़्यादा। लेकिन हेलुसिनेशंस उसमें ना हो। जब हेलुसिनेशंस नहीं होंगे इट मीन्स कि उसमें डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। Apart from the impact of delusional delusions and its ramification, functioning is not markedly impaired and behavior is not obviously bizarre. जो behavior है वो bizarre नहीं है, and जो function है they are not markedly um, impaired. वो function कर सकते हैं daily life में भी और उनमें कोई functioning जो है daily life की वो इतनी ज़्यादा disturb नहीं है. They are going about living their normal life otherwise. अदर देन द डिल्यूजन्स की वजह से हो सकता है उनके बुरे ताल्लुकात हों अपनी को वर्कर्स के साथ, अपनी मैरिटल लाइफ में, अपने पेरेंट्स के साथ। बट अदर देन दैट फंक्शनिंग जो है वो इम्पेयर्ड नहीं है। और उनका जो बिहेवियर इज नॉट वेरी ऑड या बिजार नहीं है। मैनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स हैव अकर्ड, दीज आर ब्रीफ relative to the duration of the delusional periods. मैनिक या डिप्रेसिव एपिसोड्स जो है वो अगर आई हुई हैं तो वो थोड़े पीरियड के लिए हैं। दे आर नॉट एज फ्रीक्वेंट। इतना लंबा उनका ड्यूरेशन नहीं है जितनी डिल्यूजनल डिसऑर्डर में, जितनी डिल्यूजन्स का ड्यूरेशन है। The disturbance is not attributable to the physiological effects of a substance or another medical condition. अब इसमें ये भी होता है कि समटाइम्स बंदा काफ़ी सारे ड्रग्स ले रहा है, जो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, और ड्रग्स के बाद उसके
ड्रग्स लेने के बाद उसकी वजह से डिल्यूजन्स आ रहे हैं। बट क्योंकि समटाइम्स होता है, जैसा चंद ड्रग्स हैं वो इंड्यूस करती हैं हेलुसिनेशंस को भी, डिल्यूजन्स को भी। सो अगर सिर्फ डिल्यूजन को एट्रीब्यूट किया हुआ है तो हम उसको फिर डिल्यूजनल डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ड्रग्स की वजह से है। इसी तरह किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, कैंसर की वजह से डिल्यूजन्स आ रहे हैं, तो देयर आर आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द डिल्यूजनल डिसऑर्डर। एंड किसी और मेंटल कंडीशन जो है, मेंटल डिसऑर्डर, उसकी वजह से भी डिल्यूजन जो है वो ना हो रहे हैं। अच्छा, स्पेसिफाई अब इसमें हम नीचे लिख सकते हैं, जब हम किसी को करेंगे डायग्नोज विद डिल्यूजनल डिसऑर्डर, तो उस पे हम स्पेसिफायर साथ लगा देंगे कि वी विल स्पेसिफाई कि कौन सा इसमें किस टाइप का डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। एरोटोमेनिक है, ग्रेंडियोस है, जेलस है, पर्सिक्यूटरी है, सोमैटिक है, मिक्स्ड है या अनस्पेसिफाइड है। दीज आर ऑल बेसिकली टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की आ जाती हैं, जिसमें ग्रेंडियोस आ जाती है, कि जिसमें बंदा पढ़ा समझता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, या उसका टैलेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कंपेयर टू दी अदर पीपल। एंड जेलस टाइप में वो हमेशा अपनी बीवी के साथ जेलस हो रहा होता है, कि मेरी जो वाइफ है या स्पाउस है वो अनफेथफुल है। परसिक्यूटरी टाइप, इसमें बंदा ये बिलीव करता है कि बंदा उसकी परसिक्यूशन हो रही है हर वक्त, हर कोई ना कोई बंदा उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या उसको लेट से हरास करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज परसिक्यूटरी टाइप डिल्यूजन। उसको पॉइजन करने की कोशिश की जा रही है, ड्रग देने की कोशिश की जा रही है। सोमैटिक टाइप, इसमें ये होता है कि जो डिल्यूजन है वो इस बारे में होती है कि मेरे जिस्म पे कोई कीड़े चल रहे हैं, और जो कीड़े चल रहे हैं, अ, जो कीड़े चल रहे हैं, दैट इज बेसिकली हिज डिल्यूजन्स, वो असल में देख नहीं रहा है। और मिक्स टाइप आ जाती है जिसमें एक से ज्यादा डिल्यूजन्स होती है, अनस्पेसिफाइड टाइप। जब किसी भी उसमें इन सारे डिल्यूजन में क्लियरली उसके डिल्यूजन्स ना आ रही हो, तो इसको उसको फिर हम कहते हैं अनस्पेसिफाइड टाइप। Specify if with bizarre content. Delusions are deemed bizarre if they are clearly implausible, not understand, and not derived from ordinary life experiences. जो डेली लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं उनमें से अगर डिराइव नहीं हुई हुई है, एंड दे आर वेरी बिजार, तो उसको हम बिजार कंटेंट भी उसमें लिख देंगे अपने डायग्नोसिस में। इसके बाद हमने ये देखना होता है कि फर्स्ट एपिसोड है एक्यूट, करंटली इन एक्यूट एपिसोड में है। First manifestation of the disorder meeting the defining diagnostic symptom and time criteria. An acute episode is a time period in symptom criteria are fulfilled. अब अगर एक ही उसकी एपिसोड हुई भी है, तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये एक्यूट एपिसोड है, क्योंकि सिर्फ एक ही दफ़ा उसको ये आया था डिसऑर्डर, डिलीजन डिसऑर्डर का टाइम पीरियड एक मंथ में उसको डिलीजन डिसऑर्डर हुआ, एक मंथ पास हो गया। उसके बाद हम कहेंगे कि ये इसको डिलीजनल डिसऑर्डर है। और एपिसोड अगर एक ही है और पहली दफ़ा आई है, हम उसको कहेंगे एक्यूट टाइप है। पर in partial remission, now first episode currently in partial remission. Partial remission is the time period during which an improvement after previous episode is maintained, and in which defining characteristics of disorders are not partially fulfilled. Um, अगर उसके बाद उसकी पार्शियल रिमिशन हो जाती है, पार्शियल रिमिशन इज बेसिकली कि आपने ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जब इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं आ रही है, इम्प्रूवमेंट आ रही है आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड, और वो इम्प्रूवमेंट जो है मेंटेन कर रहा है, वो दोबारा रीलैप्स नहीं कर रहा है डिसऑर्डर में, देन वी कैन, और लेकिन उस डिसऑर्डर जो उनसे पार्शियली मेंटेन्ड है, उसके थोड़ा डिल्यूजन कम है बट देयर डिल्यूजन आर स्टिल देयर, तो इन दिस केस वी कैन से कि वो इन पार्शियल रिमिशन है। फर्स्ट एपिसोड करेंटली फुल रिमिशन। फुल रिमिशन में वो फिर उसका सारे कोई भी उसका सिम्टम प्रेजेंट नहीं होगा, कोई डिल्यूजन नहीं होगी। मल्टीपल एपिसोड्स में भी यही है, एक्यूट एपिसोड है, पार्शियल रिमिशन है, ये फुल रिमिशन है। Continues for some symptoms fulfilling the diagnostic symptom criteria of the disorder are remaining for the majority of the illness course. The subthreshold symptom period and being very brief relative to the overall course. अब इसके अलावा अब अगर हम अगले डिसऑर्डर पे हैं, विच इज आवर ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, इसमें हमारे पास जो साइकोटिक सिम्टम है वो होने चाहिए।
बट दे मस्ट बी ब्रीफ ऑल्सो। 1 मंथ या उससे कम का टाइम पीरियड होना चाहिए। और उन साइकोटिक सिम्टम्स में से डिल्यूजन या हेलुसिनेशन या डिसऑर्गेनाइज स्पीच, इनमें से एक लाजमी होना चाहिए। एक हो या एक से ज्यादा हो ठीक है, बट मिनिमम वन होना चाहिए सिम्टम, तब हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है। आ, इसमें 1 to 3, अगर 4 देखें तो ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर, ये भी हो सकता है उसमें। बट दिस मस्ट बी द सेकंड सिम्टम देन। जो फर्स्ट सिम्टम है वो पहले तीन में से एक में एक होना चाहिए लाजमी। आ, जो ड्यूरेशन है इसकी डिसऑर्डर की, ब्रीफ साइकोटिक का मतलब है छोटा सा साइकोटिक डिसऑर्डर, फ्रॉम 1 डे टू एटलीस्ट लेस देन 1 मंथ। मिनिमम 1 मंथ तक होना चाहिए, 1 मंथ से लेस होना चाहिए, बट मिनिमम 1 डे होना चाहिए। एक दिन से एक महीने के दरमियान में अगर ये एपिसोड आ रही है तो इसको हम कहते हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। अब ये जो सी डिस्टर्बेंस है ये, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते विद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ। As we know, कि major depressive disorder we can sometimes diagnose MDD, major depressive disorder with psychotic features, या another psychotic disorder जैसे कि schizophrenia। But uh, जब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर उसके साथ साइकोटिक फीचर्स है, बाइपोलर डिसऑर्डर उसके साथ साइकोटिक फीचर्स है, uh, वो हम अब उसमें ये होता है कि मेजर डिप्रेसिव डिप्रेशन भी होता है उसको, और ड्यूरिंग द डिप्रेशन उसके साथ साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं। और जब डिप्रेशन ठीक होता है तो साइकोटिक सिम्टम्स भी ठीक हो जाते हैं। डोंट नीड टू ट्रीट द साइकोटिक सिम्टम्स इन दैट केस। आपको साइकोटिक सिम्टम ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है विद साइकोटिक फीचर्स, उसमें आपके पास बाइपोलर है, ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ बाइपोलर आपके साइकोटिक फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं। बट जैसे ही बाइपोलर की एपिसोड खत्म होती है साइकोटिक फीचर्स भी खत्म हो जाते हैं। इन दैट केस आप कह सकते हैं कि दैट इज एक्चुअली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स या बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स। उसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं कह सकते। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ साइकोटिक फीचर्स आ रहे होते हैं एंड नन ऑफ द सिम्टम्स आर मेजर डिप्रेसिव और बाइपोलर। बाइपोलर और डिप्रेसिव सिम्टम नहीं आ रहे। अगर उसको इसके बीच में डिप्रेशन हुआ भी है और डिप्रेशन खत्म हो गया, उसके बाद भी उसके साइकोटिक सिम्टम चलते जा रहे हैं, इट मींस ही हैज अ ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर एंड नॉट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद psychotic feature या another psychotic disorder. So this is what we say in the C criteria of it. ये दो चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के टोटल सिम्टम्स भी नहीं होने चाहिए। स्किज़ोफ्रेनिया और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में डिफरेंस इज द टाइम पीरियड, एंड दैट आई विल एक्सप्लेन later on, a little later in this lesson. And is not attributable to the physiological effects of a substance. A substance, as we know, ड्रग abuse या कोई मेडिकेशन है जिसकी वजह से साइकोटिक सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। आई सॉ केस जो कि दरबारों में जाते हैं, स्पेशली जो लोग दरबारों में जाते हैं, वहाँ पे कब्रों के पास वो लोग उनको ड्रग्स दे रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन। ड्रग्स मोस्टली मिलती है वहाँ पे हैं। तो ये पेशेंट वहाँ पे जाते हैं और दे गेट ऑल द ड्रग्स, एंड वो जब वापस आते हैं दे हैव द साइकोटिक सिम्टम्स। सो वी कैन से अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से उस सब्सटेंस की, ड्रग की वजह से उसको साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, देन वी कैन से इट इज बिकॉज ऑफ दैट सब्सटेंस, इज नॉट अ साइकोटिक डिसऑर्डर। और इसके ट्रीटमेंट में फिर डिफरेंस आ जाता है। इसके ट्रीटमेंट में यू आर गोइंग टू ट्रीट हिज सब्सटेंस अब्यूज। आप सब्सटेंस अब्यूज को ट्रीट करेंगे, साइकोटिक फीचर्स खुद ही खत्म हो जाएंगे। यू डोंट नीड टू ट्रीट द साइकोटिक फीचर्स। ना आप साइकोथेरेपी से उसको ट्रीट करेंगे, ना ड्रग से ट्रीट करेंगे। यू आर गोइंग टू यूज द ड्रग्स टू ट्रीट हिज सब्सटेंस एडिक्शन। जब एडिक्शन खत्म हो जाएगी साइकोटिक फीचर्स भी खत्म हो जाएंगे। इसी तरह किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इट मींस कि यू डोंट हैव टू ट्रीट द साइकोटिक सिम्टम्स। अगर आप उस मेडिकल कंडीशन सच एज कैंसर, कैंसर को ठीक कर देंगे तो वो बाकी सिम्टम्स भी ठीक हो जाएंगे। So you don't need to waste time giving medications for psychotic psychosis. Um, so this is brief psychotic disorder. इसमें हम लोग जब लिखेंगे कि इसको पेशेंट को brief psychotic disorder है, उसके साथ हम specifier भी attach कर देते हैं sometimes. Specify हम करते हैं with marked stressors, without marked stressors.
एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पता है कि उसके symptoms occur in response to an events that singly or together would be markedly stressful to almost anyone in the similar circumstances in the individual's culture. uh, so what it is saying is अगर कोई इतना severe stressful event से person गुजरा है, और उसके बाद उसमें साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई दैट। फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, उसके नीचे हम स्पेसिफाई कर देंगे विद मार्क्ड स्ट्रेसर। उसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रेसर था, एंड फॉर ट्रीटमेंट दिस इज वेरी यूजफुल, क्योंकि अगर कुछ स्ट्रेसर है तो वी आर गोइंग टू हील द स्ट्रेसर, और जब स्ट्रेसर की पेन हील होगी तो उसके सिम्टम्स भी सारे डिसअपियर हो जाएंगे। अब अगर विदाउट मार्क्ड स्ट्रेसर है, वी नो दैट कि अगर स्ट्रेसर के बगैर है तो इट मींस द प्रॉब्लम इज जेनेटिक, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम होगा। Uh, so in this case we are not going to treat him with psychotherapy, हम उसको मेडिकेशन से ट्रीट करेंगे। सो दिस इज स्मॉल डिफरेंसेस इन ट्रीटमेंट जो आ जाती हैं अगर स्पेसिफाई करें कि मार्क्ड स्ट्रेसर के साथ है या विदाउट मार्क्ड स्ट्रेसर के साथ है। विद पेरीपार्टम ऑनसेट है, या पेरीपार्टम मीन समटाइम्स प्रेगनेंसी के दौरान उनको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर हो जाता है। अगर उसके दौरान है देन वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई दैट केस के जब प्रेगनेंसी हुई थी और उसके बाद जो है विद इन 4 वीक्स या विद इन 4 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफायर है विद कैटाटोनिया। अगर कैटाटोनिया वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई दैट एक ही बंदा एक जगह पे बैठा रहता है काफी घंटों, हिलता नहीं है, और वो कोई भी मोटिवेशनल मूवमेंट नहीं करता, कुछ भी नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने की कोशिश नहीं करता फॉर एग्जांपल, and we are going to specify with catatonia. अब हम सेवेरिटी की स्केल को देखें तो क्वांटिटेटिव असेसमेंट, इसमें सेवेरिटी हम देख सकते हैं कि अगर इसमें, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डायग्नोसिस के नेसेसरी नहीं है कि आप सेवेरिटी को भी देखें। अगर सेवेरिटी आपकी मर्जी है, इट इज़ योर ओन चॉइस अगर आप सेवेरिटी साथ लिखना चाहते हैं या नहीं। अगर लिखना चाहते हैं ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर सेवेरिटी होगी तभी उसमें तभी आप इसका डायग्नोसिस दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ अब जो हमने डिल्यूजनल डिसऑर्डर पढ़ा था और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है उसमें डिल्यूजन्स के अलावा कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं आ रही होती, जबकि इसमें जो पेशेंट है उसमें इमोशनल टर्मोइल आ रहा होता है, ओवरवेलमिंग कंफ्यूजन आ रही होती है। दे मे हैव रैपिड शिफ्ट्स फ्रॉम वन इंटेंस अफेक्ट टू अनदर। Although the disturbance is brief, the level of impairment may be severe. तो delusion में जो level of impairment है वो तो बहुत कम है, बट जो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है उसमें लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट बहुत सीवियर है। एंड वी नो इन स्किज़ोफ्रेनिया जो भी साइकोटिक डिसऑर्डर उसमें इम्पेयरमेंट हमेशा सीवियर होती है। सिर्फ डिल्यूजनल डिसऑर्डर इस पूरे स्पेक्ट्रम में, सिर्फ जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है उसमें इम्पेयरमेंट नहीं होती। सिर्फ डिल्यूजन्स की वजह से अगर इम्पेयरमेंट आ रही है थोड़ी सी वो आएगी, इसके अलावा वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होगा। With that in mind, now let's move on to the next disorder, um, schizophreniform disorder. Now, in this case, अस्सलाम वालेकुम कोसर साहब, आपका जो है वीडियो चल रही है, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, schizophreniform disorder. Now, as the name suggests, ये जो DSM है, आई विल प्रोवाइड दैट इन द ग्रुप। तो आप लोगों के पास ये DSM हो ओपन हुई भी होनी चाहिए whenever taking my class. So in schizophreniform disorder, as the name suggests, um, as the name suggests, schizophreniform disorder, अगर आप इस वाली इसके नाम पे फोकस करें, फॉर्म, फॉर्म्स मीन फॉर्मिंग, अभी बन रहा है, चाहे बन रही है या स्किज़ोफ्रेनिया बन रहा है, दिस इज व्हाट इट implies schizophreniform disorder. It is actually forming right now. Two or more of the, अगर इसका diagnostic criteria देखें, दो two or more of the following each present for a significant portion of time during a 1 month period. At least one of these must be one, two, or three. Again, the same thing as brief psychotic disorder. दो symptoms minimum होने चाहिए, और
एटलीस्ट मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो 1 मंथ का है। टाइम पीरियड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम पीरियड डिटरमिन करता है कौन सा वाला डिसऑर्डर है। ब्रीफ साइकोटिक है, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म है, स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफेक्टिव है। स्किज़ोफ्रेनिया का 6 मंथ टाइम पीरियड है और इसका 1 मंथ टाइम पीरियड है। मिनिमम 1 मंथ होने चाहिए ये सिम्टम्स। और इनमें से एक सिम्टम जो है डिल्यूजन या हेलुसिनेशन या डिसऑर्गेनाइज स्पीच होना चाहिए। इन तीनों में से एक सिम्टम लाजमी होना चाहिए। और इसके बाद जो दूसरा सिम्टम है वो नेगेटिव सिम्टम्स हो या ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड या कैटाटोनिक बिहेवियर हो। लेट मी एक्सप्लेन इट लिटिल मोर क्लियरली। ये जो फर्स्ट 3 सिम्टम्स है, इनमें से एक ना एक सिम्टम का होना लाजमी है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसके बाद जो दूसरा सिम्टम है दैट मस्ट बी फ्रॉम 4 और 5। ठीक हो गया? 4 होगा या 5 होगा, ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड या कैटाटोनिक बिहेवियर या नेगेटिव सिम्टम है। आ, इनमें से एक होगा और इनमें से एक होगा सिम्टम मिनिमम। तो यू कैन देन डायग्नोज हिम विद स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर। आई होप दैट इज अंडरस्टैंडेबल, आप लोगों को समझ आ गई होगी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक सिम्टम्स 1 2 3 में से होना चाहिए और एक सिम्टम 4 और 5 में से होना चाहिए। जब ये दो सिम्टम्स होंगे देन यू कैन से कि इसको स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर है। एंड ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो सिम्टम्स हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर सारे के सारे सिम्टम आ रहे हैं फिर भी यू कैन डायग्नोज स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर। लेकिन एट द मिनिमम क्राइटेरिया एक सिम्टम 1 2 3 में से होना चाहिए और एक सिम्टम 4 और 5 में से होना चाहिए। An episode of the disorder lasts at least 1 month, but less than 6 months. As the name implies कि schizophrenia जो उनसे फॉर्म हो रहा है schizophrenia, तो टाइम पीरियड जो है 1 मंथ और 6 महीने के दरमियान में होना चाहिए। आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको ये सारे सिम्टम्स देखे हैं और 1 मंथ और 6 महीने के दरमियान में उसकी डिस्टर्बेंस थी, तो देन यू कैन से इसको स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया बन रहा है इसका, एंड सून ही विल बी स्किज़ोफ्रेनिक। And this is how you're going to diagnose schizophrenic disorder. Schizoaffective disorder or depressive or bipolar disorder with psychotic features have been ruled out. अच्छा, ये इस अब इसमें आप ये भी देखेंगे कि स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर इज दैट डिसऑर्डर जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया हुआ होता है, बट उसके साथ एक मूड डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और इनकी भी साइकोटिक फीचर्स होती हैं। ये सारे अगर आप रूल आउट कर लेते हैं कि ये सारे, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया हाउ यू आर गोइंग टू रूल आउट दोज, उनको जब आप रूल आउट कर लेते हैं देन यू कैन से कि इसको स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर है। इसके बाद डायग्नोज करने के बाद यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर या विदाउट गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स। Good prognostic features में this specifier requires the presence of at least two of the following features: onset of prominent psychotic symptoms within 4 weeks of the first noticeable change in usual behavior and functioning, confusion or perplexity, good promorbid social and occupational functioning, and absence of blunted or flat effect। अच्छा, गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स का ये मतलब है कि इसका ट्रीटमेंट का लेट्स से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है। इसका मतलब ये होता है विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स कि ये सक्सेसफुली ट्रीट हो जाएगा। ये तब सक्सेसफुली ट्रीट हो जाता है जब साइकोटिक सिम्टम्स विद इन 4 महीने के, आपने सबसे पहले उसके नोटिस किया कि उसके अनयूजुअल बिहेवियर स्टार्ट हो गया और अनयूजुअल फंक्शनिंग है, देन विद दैट उसके 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपने नोटिस किया साइकोटिक सिम्टम स्टार्ट हो गया। व्हेन दोज अकर, इसका मतलब है कि उसके फिर गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स हैं, इन द फ्यूचर ही कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली ऑफ दिस डिसऑर्डर। अगर अच्छे प्रोग्नोस्टिक फीचर्स नहीं है, दिस स्पेसिफायर इज अप्लाइड इफ टू और मोर ऑफ द फीचर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंट। दो या दो से ज्यादा की जो अबव फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो प्रेजेंट नहीं है, देन यू आर गोइंग टू से कि विदाउट गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स इसका ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट विल बी अनसक्सेसफुल। स्पेसिफाई विद कोडिंग कैटाटोनिया कैटाटोनिया के साथ है या नहीं है। फिर सेवेरिटी सेवेरिटी यू कैन, इट इज़ योर चॉइस अगेन। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सेवेरिटी को देखें, सेवेरिटी के बगैर भी आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगेन काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस आ रही होती है पूरी लाइफ में, पूरी फंक्शनिंग में, इसमें सिवियर डिस्ट्रप्शन आएगी ज़िंदगी में। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज इन डिटेल, जो बाकी चीज़ें रहेंगी इसमें इन द कोर्स क्लास, जो कि कोर्स की क्लास होगी उसमें।
दिस इज अ डेमो क्लास, तो इसमें मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया, अब नाउ स्किज़ोफ्रेनिया, जो एक्चुअल जिसको हम मोस्ट कॉमनली डायग्नोज करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें भी अगेन टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट। दो सिम्टम्स होने चाहिए, और एक सिम्टम जो है 1 to 3 होना चाहिए, और एक सिम्टम 4 और 5 होना चाहिए। इनमें से एक होना चाहिए, 4 और 5 में से एक, और 1 to 3 में से एक सिम्टम मिनिमम होना चाहिए, और टाइम पीरियड एटलीस्ट 1 मंथ का होना चाहिए। I think they have revised it. It was usually 6 months. Two or more each present significant portion of the time. 1 month period, at least one of these. In DSM-5 TR, they have changed it to 1 month period, but in DSM-5 it was 6 months. Time period की mostly difference था, but यहाँ पे 1 month का symptom, 1 month का period दिया गया. For a significant portion of the time since the onset of the disturbance, level of functioning in one or more major areas such as work, interpersonal relationships, or self-care is markedly below the level achieved prior to the onset. इसके डिसऑर्डर के होने से पहले जो वो फंक्शनिंग थी, वो अपना ख्याल रखता था, नहाता था रोज, शेव करता था, उसके अच्छे ताल्लुकात थे लोगों के साथ, वो सारे के सारे खराब होना शुरू हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। वो गंदा गंदा रहना शुरू हो जाता है, किसी से बात नहीं करता, जो अंडर पर्सनल रिलेशनशिप्स है, उसकी वाइफ है तो वाइफ से दूर भागता है। इस किस्म की जो चीज़ें हैं, दैट इज ऑब्जर्व्ड इन दीज पेशेंट्स। दिस इज द क्राइटेरिया बी ऑफ दीज, बी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। Continuous signs of disturbance persist for at least 6 months. हाँ, इसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया जो ए है, दैट मस्ट बी फॉर 1 मंथ पीरियड, राइट? बट जो क्राइटेरिया सी है वो कह रहा है डिस्टर्बेंस जो है मस्ट बी फॉर 6 मंथ पीरियड। 6 मंथ मिनिमम होना चाहिए डिस्टर्बेंस, पूरी डिस्टर्बेंस का, उसका गंदा मंदा रहना और उसका किसी से बात ना करना, उसका एटलीस्ट 6 मंथ होना चाहिए। लेकिन जो 1 मंथ है वो होना चाहिए साइकोटिक सिम्टम्स का, जिसमें उसको हेलुसिनेशंस होंगी या डिल्यूजन्स होंगी या डिसऑर्गेनाइज स्पीच होगी, या उसमें ये दो लास्ट टू सिम्टम्स हो गए, नेगेटिव सिम्टम्स हो गए स्किज़ोफ्रेनिया के, देन वी कैन से ही हैज स्किज़ोफ्रेनिया। 6 मंथ का टोटल टाइम पीरियड है, और उसमें आपके मोस्ट ऑफ द टाइम जो बाकी सिम्टम्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए, गंदा मंदा रहना और बातें किसी से ना करना, और 1 मंथ के लिए मिनिमम आपका सिम्टम होने चाहिए साइकोटिक सिम्टम्स। स्किज़ोफ्रेक्टिव, ये अगेन वही बात आ जाती है कि स्किज़ोफ्रेक्टिव डिसऑर्डर को रूल आउट करना है आपने, बाइपोलर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स को रूल आउट करना है। जब वो सारे रूल आउट हो गए, इट मींस कि स्किज़ोफ्रेनिया। डिस्टर्बेंस किसी फिजियोलॉजिकल सब्सटेंस की वजह से, ड्रग एब्यूज की वजह से नहीं है, या कैंसर वगैरह की वजह से नहीं है, देन यू कैन से कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया। If history of autism disorder, communication disorder of childhood onset, the additional diagnosis of schizophrenia is made only if prominent delusion or hallucination in it, other symptoms schizophrenia are also present for at least 1 month. अगर बचपन में उसको ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है तो अब उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। और स्किज़ोफ्रेनिया इस तरह होगा कि उसमें एटलीस्ट 1 मंथ के लिए हेलुसिनेशन या डिल्यूजन प्रेजेंट होने चाहिए, फिर आप कह सकते हैं उसको स्किज़ोफ्रेनिया। फिर आगे वही बात होगी, फर्स्ट एपिसोड है या इन पार्शियल रिमिशन है या फुल रिमिशन है। फुल रिमिशन मीन कोई सिम्टम नहीं है, पार्शियल रिमिशन मीन पार्शियल रिमिशन में थोड़े से सिम्टम्स हैं उसके अंदर, एंड मल्टीपल एपिसोड्स के साथ है, एंड यू कैन स्पेसिफाई ऑल दैट, या कैटाटोनिया के साथ है। नाउ लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस इज स्किज़ोफेक्टिव डिसऑर्डर, एंड इसमें डायग्नोस्टिक, इसमें जो मेजर डिफरेंस है इन तीनों में, वो टाइम पीरियड का, ब्रीफ साइकोटिक में 1 मंथ, और स्किज़ोफ्रेनिया में 6 महीने, और स्किज़ो अफेक्टिव में जो डिफरेंस आ जाता है वो स्किज़ोफ्रेनिया होना चाहिए, प्लस एक मूड डिसऑर्डर भी होना चाहिए, जिसमें डिप्रेशन या बाइपोलर होना चाहिए। यानी कि स्किज़ोफेक्टिव में उसमें सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया होना चाहिए, और नंबर 2 डिप्रेशन या बाइपोलर होना चाहिए। ये दोनों होंगे, देन ही वी कैन कॉल इट अ स्किज़ोफेक्टिव डिसऑर्डर। An uninterrupted period of illness during which there is a major mood episode concurrent with criteria A of schizophrenia, यानी कि schizophrenia चलता जा रहा है और उसके दौरान एक मेजर मूड एपिसोड भी है, या डिप्रेसिव है या मैनिक एपिसोड है।
The major depressive episode must include criteria depressed mood. Depressed mood होगा उसमें definitely. Delusions or hallucination for 2 or more weeks in the absence of a major mood episode during the lifetime or duration of the illness. Uh, Delusion or hallucination, अभी इसको मैं थोड़ा explain करता हूँ a little later on. Symptoms that meet criteria for major mood are present for the majority of the total duration of active and disturbance not ठीक है. अच्छा इसमें अब डिफरेंस जो आ रहा है स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर में इज दैट कि जो आपके एक तो मूड डिसऑर्डर हो गया और एक स्किज़ोफ्रेनिया हो गया बट जब मूड डिसऑर्डर खत्म हो जाए मूड डिसऑर्डर ठीक हो जाए ना वो मैनिक है ना वो डिप्रेस्ड है उसके बाद भी अगर साइकोटिक सिम्टम्स 2 हफ्ते तक आ रहे हैं देन यू कैन से ही हैज स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर अगर उसको डिप्रेशन हुआ है डिप्रेशन के साथ उसको साइकोटिक फीचर्स हैं लेकिन जब डिप्रेशन ठीक हो जाता है साइकोटिक फीचर भी खत्म हो जाते हैं उसका मतलब है कि उसको मेजर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स है बट इनकी जो अफेक्टिव डिसऑर्डर जब डिप्रेशन ठीक हो जाता है उसके बावजूद भी हेलुसिनेशन और डिलीजन चलते रहते हैं साइकोटिक सिम्टम्स चलते रहते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये इसको स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है क्योंकि डिप्रेशन ठीक हो गया बाइपोलर ठीक हो गया उसके बावजूद भी ये सिम्टम चलते आ रहे हैं जबकि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स में जब डिप्रेशन ठीक हो गया तो साइकोटिक फीचर्स भी ठीक हो गए दिस इज इम्पोर्टेंट इन ट्रीटमेंट इसको ट्रीटमेंट में इसका करेक्ट डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप मेडिकेशंस देंगे तो मेजर डिप्रेसिव जो विद साइकोटिक फीचर वाला पेशेंट है उसको सिर्फ डिप्रेशन की देंगे मेडिकेशंस जैसे ही डिप्रेशन ठीक होगा साइकोटिक फीचर्स खुद ही ठीक हो जाएंगे नो प्रॉब्लम एट ऑल जबकि स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में आप उसको साइकोटिक फीचर्स की मेडिकेशन देंगे साइकोसिस की एंड जैसे ही साइकोसिस ठीक होगा तो डिप्रेशन की एपिसोड भी जो उनसे वो भी गायब हो जाएंगे सो यू डोंट नीड टू ट्रीट बोथ एट द सेम टाइम सो इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट इसका करेक्ट डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट या थेरेपी करनी है या मेडिकेशन देनी है इन बोथ केसेस एंड दैट्स इट फॉर आवर लेक्चर ऑफ टुडे अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो if there are no questions I'm going to stop the recording